आज मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा हम सभी के प्रिय एक अलग व्यक्तित्व के धनी, हमेशा मुस्कुराते रहने वाले और छात्रों के चेहरे पर आत्मविश्वास लाने वाले, आप लोगों की शानदार तालियों और स्टैंडिंग ओवेशन के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम बुलाना चाहेंगे विशाल सर को। प्लीज वेलकम सर। आइए हम सब उनका तालियों की गूंज से स्वागत करें। नाउ स्टेज इज योर सर। देखिए आज अब चूंकि आप सभी का सिलेक्शन हो गया है तो कुछ बातें हैं जो आपके साथ करना चाहूँगा। जैसे ज़्यादातर ऐसा होता है कि कई बार कई सारे बच्चे ऐसे होते कहते हैं कि सर ऐसा क्या है और ऐसी क्या चीज़ें आपने करी कि आपको इतने कंसेप्ट और इतने सारे फैक्ट्स, इतनी सारी चीज़ें याद रहती हैं, आप जो पढ़ाते हैं वो पेपर में आ जाते हैं। ऐसी क्या है और ऐसे क्या चीज़ें आपने करी हैं? तो जब भी कोई छात्र, जब भी कोई बच्चा हमसे पूछता है कि सर आपको इतना सब कैसे याद रहता है, तो मैं एक लाइन उसको बोलता हूं जो आपको आज फिर बोलना चाहूँगा कि फूटी आंखों से भी आंसू गिरते हैं अगर मन से रोया जाए। तो बहुत सीधी सी चीज़ है कि मतलब सीधा सा इसका मैसेज ये है कि भाई फूटी आंखों से भी आंसू गिरते हैं अगर मन से रोया जाए। अर्थात किसी भी काम को अगर आप मन से करते हैं, पूरी शिद्दत से करते हैं, तो फिर वो चीज़ होनी ही है, आपको सफलता मिलनी ही है। और फिर वो कहते हैं ना कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। यहां सियासत का मतलब जीवन की सियासत से है, जीवन की सफलता से है। तो विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका है, उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। रही बात साथियों तैयारी की, सर बहुत बढ़िया बात एक बोल दिए हैं, हमारे दिमाग में अचानक आ गया, हम भी बोल देते हैं नहीं बाद में पछताएंगे हम बोले नहीं। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं होता, क्योंकि कोई भी मनुष्य अगर दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ विश्वास के साथ अगर किसी भी कार्य का बीड़ा उठाता है तो दैवी शक्तियों को भी उसकी सहायता के लिए स्वयं आना पड़ता है। यही है कर्म का दैवी विधान। इसीलिए अपना कर्म करते रहिए सभी लोग ईमानदारी से। बिल्कुल। तो साथियों जहां तक एग्जाम की तैयारी का सवाल है, तो जैसे हमेशा से हम सभी टीचर्स ने एक स्ट्रेटजी फॉलो करी है, और वह स्ट्रेटजी ये है कि जैसे जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तो आपके लिए तैयारी का सबसे सही तरीका है कि आप पीवाईक्यूज को देख कर जाएं। पीवाईक्यूज को आधार मानकर टीचर्स जब पढ़ाते हैं, या आप यूं कह लीजिए कि आप पढ़ते हैं, तो फिर सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है। सामान्यतः एक चीज आपने देखी होगी कि जैसे आपका पेपर हुआ, निश्चित रूप से आपके पेपर में भी कई सारे ऐसे प्रश्न आए होंगे जो आपने कभी नहीं देखा या आपने नहीं पढ़ा। या अभी जैसे एनटीपीसी का पेपर हुआ है, सीबीटी 1 का, या इसके पहले आरपीएफ एसआई का हुआ, कांस्टेबल का हुआ, उसका हुआ, तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आए। उन क्वेश्चन को देखकर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको देखकर आपको लगा होगा कि भाई ये पूछा कहां से, ये कौन से टॉपिक से है, ये तो हमने पढ़ा नहीं, आया कहां से। और यकीन मानिए कि जब उसी क्वेश्चन को आप कभी गूगल पे सर्च करें और देखें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो 10 क्वेश्चन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो दिखेगा कि झारखंड के फलाना पेपर में आया था, या फलाना टीचिंग के एग्जाम में आया था, या जम्मू कश्मीर में आया था, मध्य प्रदेश में आया था, महाराष्ट्र में आया था, यूपी पीसीएस में आया था, बिहार पीसीएस में आया था, या किसी अन्य एग्जाम में आया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम टीचर्स लगातार जो जिस चीज को बेस मानकर पढ़ाते हैं वो है पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज सिर्फ रिलेटेड एग्जाम का नहीं, कि जैसे आपको अगर हम रेलवे पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम केवल रेलवे के पीवाईक्यूज को देखकर आपको बेस मानकर चीजों को पढ़ा रहे होते हैं। हमें पता है कि पीवाईक्यू कहीं से भी पूछ सकता है, और हम चूंकि अलग अलग एग्जाम के लिए तैयारी भी कराते हैं, बिहार के एग्जाम की भी, यूपी के एग्जाम की भी, टीचिंग एग्जाम की भी, तो हर तरह के एग्जाम के जो पीवाईक्यूज हैं वो हमारे पास आते रहते हैं। तो ये पीवाईक्यूज हमारी पढ़ाने का एक आधार बनता है, एक आइडिया हमें पता चलता है यहां से कि हाँ हमें किस वे में और किस तरीके से किस लिमिट तक चीजों को पढ़ाना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और पढ़ाई हुई चीजें एग्जाम में आ जाएं। और इसी बेस को मानते हुए हम चीजों को आगे लेकर चलेंगे। जैसे इस बार जितने भी एग्जाम हुए इस साल, चाहे वो आरपीएफ का पेपर हुआ, चाहे अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर हुआ, या अन्य कोई एग्जाम हुआ, तो एक चीज देखने को मिली कि अब प्रश्नों का जो स्तर है वो तथ्यात्मक से ऊपर उठ चुका है। सारे नहीं,
अगर आपके पेपर में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको 15-20 क्वेश्चन तथ्यात्मक मिल जाएंगे, 15-20 क्वेश्चन आपको विश्लेषणात्मक मिल जाएंगे। और जैसे पहले क्या होता था कि सामान्य किताबें पढ़ के, लूसेंट, किरण या ऐसी सामान्य किताबें पढ़ के जिसमें फैक्चुअल जानकारियां दी हैं, उससे सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब ऐसा कर पाना लगभग असंभव है, क्योंकि विश्लेषणात्मक जो प्रश्न है वो आपको इन सामान्य किताबों में नहीं मिलेंगे। और इसीलिए हम लगातार अपने जो भी कंटेंट डिलीवर करते हैं, चाहे वो विश्वास बैच रहा हो एनटीपीसी का, या फिर एएलपी का, या फिर टेक्नीशियन का, या और जो भी अन्य एग्जाम के बैचेज रहे हों, आपने देखा होगा कि हमने हमेशा जो कंटेंट दिया है वो आपको सामान्य लूसेंट, किरण या इस तरह की किताबों से ऊपर उठकर कंसेप्ट अच्छे से पढ़ने को, देखने को मिला होगा, फ्लो चार्ट के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से या अन्य चीजों के माध्यम से, तो वो चीज आपको देखने को मिली होगी। तो अगर इस एनालिसिस को बढ़िया तरीके से कर लिया जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस का जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, लगातार बदलता हुआ कठिन स्तर आ रहा है, उसको अच्छे से अगर विश्लेषण कर लिया जाए तो निश्चित रूप से सफलता पाना आसान हो जाएगा। आप में से भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो ये सोच रहे हों कि अभी मैं यहां पर सेलेक्ट हो गया हूं, लेकिन आगे, है ना, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का कुछ सपना अभी और हो कि यहां सेलेक्ट हो गए हैं लेकिन दूसरा एग्जाम भी देंगे, हमें ये नहीं वो वाली पोस्ट चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग। ये होती है असली सफलता, ये होती है असली सफलता, क्योंकि सफलता कहीं पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता तो एक जर्नी है। जब आप नित नए मुकाम हासिल करते चले जाते हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, तो असली सफलता वही है। और अभी जैसे आप, ये बहुत अच्छी चीज लगी, ये हमें जानकर बहुत खुशी हुई कि यहां पर ज्यादातर लोग अभी भी इसके लिए हाथ खड़ा किए कि भाई हमें सर आगे और तैयारी करनी है और अच्छे मकाम हासिल करने और अच्छा करना है। और ऐसा अक्सर वही लोग करते हैं, है ना, जो मतलब लगातार, है ना, जिन्होंने चीजों को देखा है और निरंतर अपने आप को और बेहतर से बेहतरीन बनाने की ओर ले जाना चाहते हैं। और जैसा कि अभिषेक सर ने कहा था कि सफल होने के बाद अपने अपनों से, अपने दोस्तों से और अपने जो भी कलीग्स हैं उनके साथ जब भी मिलिएगा तो उन्हें एहसास नहीं होना चाहिए कि आप बदल गए। ऐसा सामान्यतः होगा, फिर भी एक दो लोग कहने वाले मिल जाएंगे कि यार तू बदल गया। ऐसा होता है। बात यह है कि सामने वाले का नजरिया बदल जाता है। हाँ। तो वो जिसमें अपना 255 वाला ढूंढा था, हाँ, कि भैया मैं बेरोजगार, तुम भी बेरोजगार, अब बाद में उसको लगता है ये तो अब नौकरी वाला हो गया, तो नजरिया बदल गया भाई। ऐसा सामान्यतः होता है, हमने भी एक्सपीरियंस किया है। जैसे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे अध्यापक थे जो पढ़ाते थे, तो अब कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए, कोई आरओ हो गया, कोई पीसीएस हो गया, तो कोई जो है एसडीएम हो गया, कोई रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, है ना, कोई रेलवे में मान लीजिए हो गया, स्टेशन मास्टर वगैरह जो भी। तो जब मुलाकात उनसे होती थी, मतलब अभी भी होती रहती है, तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर वो दबाव में रहते हैं कि हमें लगता है कि शायद बदल गया। लेकिन जब हम समझते हैं, सोचते हैं कि हाँ उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर प्रेशर है, काम का प्रेशर है, घर का प्रेशर है, शादी विवाह हो गया, अब पहले जैसा वो दोस्त थोड़ा न रहा। तो इक्का दुक्का लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि यार तू बदल गया, उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि 10 में से 10 लोगों को तो सेटिस्फाई भगवान भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें अपनी तरफ से प्रयास करना है कि जितने कम से कम लोग हमें, है ना, मतलब नेगेटिव कहें उतना अच्छा है। बाकी 100% तो अपने आप में कोई भी चीज नहीं होती। और अभिषेक सर ने सही कहा था कि वो, मैं लाइन बार बार कहता हूं, कई बार वक्त कहता हूं कि हम न बदलेंगे वक्त के मिजाज के साथ। अपने दोस्त से जब मिलिएगा तो कह दीजिएगा कि हम न बदलेंगे वक्त के मिजाज के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। अगर हम बात करें एमडी क्लासेस की, तो सबसे पहले मैं सत्यम सर का शुक्रगुजार हूं, या हम सभी लोग एक तरह से देखा जाए तो सत्यम सर ने वर्ष 2018 में एमडी क्लासेस की नींव रखी थी। उस समय दोस्तों जो क्लासेस शुरू की गई थी सत्यम सर के द्वारा, तो सर ने अकेले शुरू करी थी। उस समय यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था और उसके बाद फिर रेलवे का एग्ज़ाम आया। तो मतलब 2018-19 से मुख्य रूप से एमडी क्लासेस की शुरुआत हुई और वहाँ से सत्यम सर ने एक एक करके चीज़ों को आगे लेकर चलना शुरू किया और धीरे धीरे फिर टीम बड़ी होती गई और एक जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने चीज़ों को करा। 1 बाय 1 चीज़ें बढ़ती गई। और रेलवे के मामले में अगर हम बात करें तो रेलवे मुख्य रूप से एमडी क्लासेस की पहचान रहा है। वर्ष 2019 में ही
जब एनटीपीसी की बात आई, फिर उसके बाद 2022 में एनटीपीसी सीबीटी 2 हुआ। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 में याद है हमें कि जितने भी छात्र सेलेक्ट हुए उसमें लगभग 40,000 छात्र ऐसे रहे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एमडी क्लासेस से जुड़े रहे। और मुझे याद है कि जब सीबीटी 2 का पेपर होने के बाद एनटीपीसी का रिजल्ट आया 2022 में, तो जब 40,000 से ज़्यादा छात्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एमडी क्लासेस से जुड़े थे, तो छात्रों ने और सभी लोगों ने मिलकर एक नाम दिया एमडी क्लासेस को। एमडी क्लासेस को एक तरह से एक अलग पहचान दी और वो नाम था एमडी क्लासेस रेलवे सिलेक्शन फैक्ट्री। और यकीन मानिए कि जब ये नाम मिला एमडी क्लासेस रेलवे सिलेक्शन फैक्ट्री, तो हमारी टीम की जिम्मेदारियां और बढ़ गई, क्योंकि जब इस तरह से कोई नाम दिया जाए तो फिर जिम्मेदारियां बढ़ना लाजमी भी है। और फिर हमने जिस तरह से लगातार प्रयास किए और लगातार ये कोशिश करी कि एक अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाए, फिर चाहे वो थियरी के मामले में हो या फिर टेस्ट सीरीज़ के मामले में हो या अच्छी बुक्स की बात हो या फिर और मॉक टेस्ट वगैरह या फिर क्विक जो रिवीजन सीरीज़ होती है या फिर ई बुक्स के मामले में हो, हमने हर तरह से प्रयास किया कि भाई आपको एक अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी निःशुल्क क्लासेस, टेलीग्राम के माध्यम से बहुत सारे निःशुल्क ई बुक्स, हमारे एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप के माध्यम से बहुत सारे निःशुल्क ई बुक्स और बहुत सारे निःशुल्क जो टेस्ट सीरीज़ है वीकली या फिर और क्विक सीरीज़ वगैरह, तो लगातार उपलब्ध कराने का प्रयास एमडी क्लासेस ने किया। और लगातार हम ये प्रयासरत रहे कि कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ाई करना चाहता है, अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर भी है तो उसके लिए भी हम लगातार खड़े रहें और ऐसे अफोर्डेबल फ़ी में उपलब्ध कराएं कोर्सेज़ को कि आराम से कोई भी उसे ले सके, पढ़ सके और आगे बढ़ सके। अगर हम बात करें एमडी क्लासेस के संस्थापक सत्यम सर की, तो जिस सूझबूझ और लीडरशिप के साथ पूरी टीम को आगे लेकर सर चले हैं और जिस प्रकार से आपके लिए, छात्रों के लिए और अपनी टीम मेंबर्स के लिए जिस प्रकार से इन्होंने लगातार बढ़िया प्लान बनाने का, बढ़िया चीज़ों करने का प्रयास किया है, वो वाकई में काबिले तारीफ़ है। और लगातार निरंतर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। पूरी टीम की मेहनत और आप सभी के प्यार और समर्थन से चीज़ें लगातार अच्छी होती चली गई और बढ़िया चीज़ें चल रही हैं। और अगर आप देखेंगे साथियों, तो आज की डेट में एमडी क्लासेस के कुल मिलाकर जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं या जो परिवार एमडी क्लासेस का है, वो तकरीबन 50 लाख के आसपास का है। कुल मिलाकर साथियों एमडी क्लासेस की कुल 6 इस समय मेन चैनल हैं, जिसमें से सबसे मेन चैनल है रेलवे का, जिसे आप एमडी क्लासेस ऑफिशियल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस है जो यूपी एग्जाम्स को देखता है। एमडी टेक्निकल क्लासेस है जो टेक्निकल जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए है। इसी प्रकार से एसएससी मानिया है जो एसएससी एग्जाम्स के लिए है। इसी प्रकार से बिहार शिला बाय एमडी क्लासेस है जो बिहार एग्जाम्स के लिए है। और इसी प्रकार से टीचिंग बाय एमडी क्लासेस है जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए है। और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से रेलवे में, यूपी के एग्जाम्स में टेक्निकल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें हमने लगातार सफलता के झंडे गाड़े हैं, ऐसे ही हम अन्य क्षेत्रों में भी सफलता के जो झंडे हैं वो गाड़ें और आपके लिए बढ़िया तरीके से चीज़ों को लेकर आगे आए। आज यहाँ पर जितने भी आप सभी सम्मानित लोग उपस्थित हैं, इसमें हमारी टीम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोग यहाँ पर सेलेक्टेड हैं, किसी न किसी जोन से सेलेक्टेड हैं, अलग अलग पोस्ट पे सेलेक्टेड हैं। और आप सभी ने निश्चित रूप से बहुत मेहनत करी है और आप सभी का भी योगदान एमडी क्लासेस को बनाने में रहा है। इसके लिए एमडी क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और यह आभार साथियों इसलिए भी कि सामान्यतः एक अध्यापक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा है, कोई संस्था आगे बढ़ रही है, इसमें उस संस्था के टीचर्स का, उस संस्था की टीम का, उस संस्था में काम कर रहे बैकएंड टीम का या और भी जो लोग जुड़े हैं उनका योगदान तो है, लेकिन छात्रों का योगदान भी उतना ही है जितना संस्था का होता है। कारण यह है कि जब टीचर्स पढ़ाते हैं
तो उन्हें ध्यान से सुनने का, सकारात्मक विचारों के साथ एक चीज़ों को एक्सेप्ट करने का, लिखने पढ़ने का और सारी चीज़ों को करने का काम छात्र ही करते हैं। तो छात्रों को भी, सभी छात्रों को भी हमारी तरफ से ढेर सारा मतलब धन्यवाद रहेगा। बाकी जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं और जब भी उतार चढ़ाव आते हैं तो उनका सामना डट कर करना चाहिए। और कहते हैं ना कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, कहते हैं कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हो हौसले अगर बुलंद तो सामने कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए दिए ने आधियों से कहा, रोशनी देने वालों की कभी हार नहीं होती। बाकी मस्ती से पढ़ते रहिए, बढ़िया तरीके से चीजों को करते रहना, यही एक छात्र के जीवन में होना चाहिए। आजकल के टाइम पे अगर हम देखें तो एक छात्र के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती बनती है वो है स्ट्रेस। क्योंकि कोई 4 साल से पढ़ रहा है, कोई 5 साल से पढ़ रहा है, कोई 8 साल से पढ़ रहा है ना। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत कम समय में सफलता मिल जाती है, तो कभी बहुत ज्यादा समय लग जाता है। जैसे एक बात जानना चाहूंगा आपसे भी कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें कम से कम 4-5 साल पढ़ाई करने के बाद सफलता मिली? एक बार हाथ उठाएंगे तो लगभग आधे ऐसे लोग हैं, 50% ऐसे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्हें करीबन 4-5 साल पढ़ाई करने के बाद सफलता मिली। ऐसा कोई है जिसे 1-1.5 साल पढ़कर सफलता मिल गई? ऐसा कोई? अच्छा, ऐसे लोग भी हैं, 10-15 लोग ऐसे भी हैं। तो इससे ये पता चलता है कि 1-1.5 साल पढ़कर सफलता पाने वालों की संख्या लगभग 10% के आसपास है और 4-5 साल पढ़कर सफलता पाने वालों की संख्या लगभग 40 से 50% के आसपास है। अब इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि जिनकी 1-1.5 साल पढ़ के जिनको सफलता मिल गई उन्होंने बाकी लोगों से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत की होगी। मेहनत सब कर रहे हैं, बस होता क्या है वो थोड़ा सा लक भी होता है जो काम करना चाहिए। और वो जैसे होता क्या है कि कभी कभी सामान्यतः कहते हैं हम कि भाई लक कोई बड़ी चीज नहीं है, सब कुछ मेहनत पर डिपेंड करता है। लेकिन ये कहने की बात है, जब एग्जाम में 1 नंबर से 2 नंबर से 0.5 से 0.25 से रह जाता है तब समझ में आता है कि वाकई में थोड़ी सी लक की भी जरूरत है। हालांकि लक भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, है ना। और बाकी जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस में देखिए, स्ट्रेस के मामले में हमेशा से हमने कहा है कि देखिए डर बड़ी खतरनाक चीज है। आप अपने जीवन में सफल होते हैं या असफल, इसमें सबसे बड़ी चीज है आपका डर। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो डर गया वो घर गया और जो लड़ गया वो निखर गया। जो डर गया वो घर गया और जो लड़ गया वो निखर गया और बाकी हर कोई बिखर गया। तो अपने डर के ऊपर काबू पाना है और सामान्यतः कोशिश करनी है कि चीजों को लगातार बेहतर दिशा में लेकर आगे बढ़ना है। मस्ती से पढ़ाई करनी है। मस्ती से मतलब ऐसा नहीं मस्ती की मतलब चलो पढ़ेंगे, हफ्ते में 2 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन मस्ती करेंगे। मतलब यह है कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और सही बताएं तो बाकी हर कोई जबरदस्ती जिंदा है। तो यही चीजें हैं। अब जैसे अब हमें हमारा ही ले लीजिए, जैसे मैं अपनी बात करूं साथियों, तो एक टाइम था, मुझे याद है कि सामान्यतः सामने 1-2 लोग भी कोई अगर बैठा हो, 1-2 व्यक्ति भी कोई अगर हो, जैसे मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, हजारों साल पहले की बात तो नहीं है, तो 1-2 व्यक्ति भी अगर सामने बैठा हो तो मैं बोलने में हिचकता था। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें होती चली गई और आज आपके सामने हूं और सारी चीजें हैं और आप सारी चीजें देख रहे हैं। सब ऊपर वाले की कृपा है और अपनी मेहनत है और साथियों का साथ है, और ये जरूरी है जीवन में। और विशेष रूप से सत्यम सर को आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी टीम को साथ में लेकर चलना, सबको एक साथ एक धागे में पिरोकर रखना और सारी चीजें अच्छे से करते हुए, और उसके बाद छात्रों के लिए जो लाखों छात्र हैं उनके लिए भी इस तरह से क्लासेस लेना, मैनेजमेंट देखना, उनके लिए प्लानिंग बनाना, चीजें करना। आप हमेशा देखते होंगे कि सर हर चीज के लिए आपके लिए खड़े रहते हैं। कहीं कहीं सामान्यतः आपने देखा हो कि जैसे कहीं रेलवे बोर्ड ने कोई गलती कर दी
या फिर किसी एग्जाम में किसी आयोग ने कोई गड़बड़ी कर दी, या कहीं छात्रों के साथ कोई नाइंसाफी हो गई, तो सत्यम सर हमेशा वीडियो के माध्यम से और विभिन्न माध्यम से आपके लिए खड़े रहते हैं। जहां जो कमियां हैं उस पर बात करते हैं, चीज़ों को बताते हैं, समझाते हैं। और आप कई बार सत्यम सर में अपना बड़ा भाई देखते हैं, है ना, कि भाई किस प्रकार से सर समझा रहे हैं और आपको कूल करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस फ्री करने का काम कर रहे हैं। सत्यम सर के बारे में 2 लाइनें पेश करना चाहूंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो तालियों की गड़गड़ाहट से इस पूरे माहौल को बनाने का प्रयास करिएगा। कहते हैं कि हालातों की बंजर जमीन फाड़ कर निकले हैं। सत्यम सर के लिए है और तालियों की गड़गड़ाहट बताएगी, अंत में पूरा सुन लीजिएगा फिर, हाँ, नहीं तो लगेगा कि सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है। तो सत्यम सर के लिए कहूंगा कि हालातों की बंजर जमीन फाड़ कर निकले हैं, हालातों की बंजर जमीन फाड़ कर निकले हैं, ये शोहरत की धूप में नहीं जलेंगे। हालातों की बंजर जमीन फाड़ कर निकले हैं, ये शोहरत की धूप में नहीं जलेंगे। आप बस साथ देते रहिएगा, अभी तो ये लंबा चलेंगे। वाह, क्या बात है, गजब, शानदार। और साथियों, अगर बात की जाए एमडी क्लासेस की, तो हम सभी के मन में एक ही तमन्ना है कि एमडी क्लासेस हमेशा एक ऐसा संस्थान बने और बना रहे जो देश के युवाओं को, देश के छात्रों को, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो ज़रूरतमंद हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से मजबूत हों, कमज़ोर हों, कश्मीर में रहते हों, कन्याकुमारी में रहते हों, गुजरात में रहते हों, या अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में रहते हों, देश के किसी भी कोने में रहते हों, किसी भी तरीके के हों, किसी भी तबके से आते हों, हम उन तक शिक्षा पहुंचाने का काम कर सकें। और हमें इस देश के नंबर 1 संस्था बनने का कोई बहुत मोह नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि हर ज़रूरतमंद के दिल में एक हमारी जगह हो, और इसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। सत्यम सर के नेतृत्व में पूरी टीम हमेशा खड़ी रहती है, सारी चीज़ों को सकारात्मक तरीके से हम करने का प्रयास करते हैं और आगे भी इसको हम करते रहेंगे। जिस प्रकार से आप रेलवे में देखते हैं कि एक अच्छा नाम है अपना, इसी प्रकार से अगर आप में से कोई यूपी से हो तो यूपी संगम का भी नाम आपने सुना होगा यूपी एग्जाम्स के लिए। कितने लोग यहाँ पर हैं ऐसे? चलिए, बहुत सारे साथी हैं, लगभग 60% के आसपास ऐसे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बिहार के एग्जाम्स के लिए बिहार शिला बाई एमडी क्लासेस, अच्छा, यहाँ बिहार शिला के लिए भी हैं कुछ लोग, बहुत अच्छा। तो इसी प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं कि जिन भी फील्ड में हम लोग उतरे हैं और जिन भी फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, हर फील्ड में अच्छा करने का प्रयास करें और चीज़ें अच्छी हों। जिस प्रकार से आज आप सभी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, इसी प्रकार से आने वाले समय में हर फील्ड के बच्चों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन हम निरंतर करते रहें। पहले भी हमने सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जैसे पिछली बार हम लोगों ने एसएससी जीडी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया था, यूपी के कुछ एग्जाम्स के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया था, पटना में जब मीटअप हुआ था तो वहाँ पर भी सम्मान समारोह हुआ था, जो भी सिलेक्टेड बच्चे थे। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस देश के युवाओं को कुछ दे पा रहे हैं और इस देश के युवाओं का सम्मान कर पा रहे हैं, क्योंकि इस देश के युवा ही इस देश का भविष्य हैं। और इस देश का भविष्य बनाकर निश्चित रूप से हमें जो खुशी और एक आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है, ये वाकई में वो बहुत बड़ी चीज़ है जिसका लगातार हम अनुसरण करते रहना चाहेंगे। और अब चाहेंगे कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। मैं अपनी तरफ से वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने ध्यान से मुझे सुना। धन्यवाद, आभार।